revision of this chapter, this liberalization, privatization, see to question number 14. Agriculture sector appears to be adversely affected by the reform process. Okay? It means that कि जो agriculture sector था, the reform process that was from the year 1990, after 1990, what was the state of the agriculture? How was it affected? So it is said that it is adversely affected. Why? First is reduction of the public investment. जहाँ पहले सरकार 1990 से पहले इन सभी सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट करती थी, एग्रीकल्चर है, फर्टिलाइजर्स है, इनपुट्स है, HYV सीड्स है, अब सरकार ने वो इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया क्योंकि सरकार बहुत नुकसान में चल रही थी और अब वो और बर्डन नहीं झेल पा रही थी और ज्यादा उसको बर्डनाइज नहीं रह पा रही थी उसमें, इसलिए उन्होंने जो है यहाँ पर से सारा इन्वेस्टमेंट अपना हटा दिया। इरिगेशन, पावर, रोड्स, मार्केट लिंकेज, जहाँ पहले सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया था ग्रीन रेवोल्यूशन पे, वो सरकार ने बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल तो नहीं, थोड़ा बहुत कम कर दिया। सेकेंड इज रिमूवल ऑफ द सब्सिडी। अब यहाँ पर जो है 1990 के बाद से कुछ फर्टिलाइजर के ऊपर से भी सब्सिडी को रिमूव किया गया जिससे कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को बहुत इफेक्ट हुआ, बहुत उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ा। थर्ड इज लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटीज। जैसे जैसे ये शर्त रखी गई थी 1990 में बाय द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक कि आप अपने देश में जितने भी आपने वो रखे हुए हैं, टैरिफ्स रखे हैं, वो सबको रिड्यूस करेंगे, तो वो रिड्यूस करने पड़े क्योंकि कहीं से हमें लोन नहीं मिल रहा था। तो उस रिडक्शन की वजह से उन्होंने क्या किया कि जो है सारी की सारी इम्पोर्ट ड्यूटीज हटा दी गई और अब इवन सस्ता अनाज विदेशों से आने लगा। जब सस्ता अनाज विदेशों से आ रहा है तो भैया यहाँ का सामान कैसे बिकेगा? सब रिस्ट्रिक्शंस हट गए। अब अगर आप सही रेट पर चीज बेचेंगे तो ही चीज बिकेगी, एस विदेश की चीज बिक जाएगी। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्ट ड्यूटीज में रिडक्शन हुआ इससे भी जो है बहुत इफेक्ट पड़ा क्योंकि किसानों को जो है सपोर्ट मिलना बंद हो गया। एंड शिफ्ट टुवर्ड्स द कैश क्रॉप्स। अब सरकार भी ये चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें ताकि हम फॉरेन करेंसी को अर्न कर सकें। अब जब फॉरेन करेंसी अर्न करें तो क्या करती है सरकार? लोगों को, किसानों को फूड ग्रेन से कैश क्रॉप पे शिफ्ट करवाती है, जैसे वो चीजें जो कि प्रॉफिट देती हैं, जैसे कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना, दवाइयाँ प्रोड्यूस करना, फ्लावर्स प्रोड्यूस करना। तो बहुत से किसान इसके चक्कर में कैश क्रॉप से फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पे शिफ्ट हुए, जिससे कि भारत में अनाज की पूर्ति कम हुई और वही अनाज हमें विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो रिफॉर्म प्रोसेस ने एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट किया क्योंकि सरकार ने बहुत सी सब्सिडीज, बहुत से बेनिफिट्स, बहुत से जो उनको सपोर्ट मिलता था वो देना बंद कर दिया क्योंकि सरकार और नुकसान अब नहीं झेल पा रही। Now come to page number 2.14 about the small scale industries. Okay, small scale industries ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि कम इन्वेस्टमेंट से सेटअप होती हैं और इसमें मेनली लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज होती है और जनरली ये जो इंडस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट की ये कोशिश रहती है कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये बैकवर्ड्स रीजन्स में सेटअप करी जाए ताकि वहाँ पे लोगों को रोजगार मिले, लोग माइग्रेट होकर के शहरों में ना आए और जो वो एरियाज है ना उनका डेवलपमेंट हो सके, सभी को रोजगार में। लेबर इंटेंसिव टेक्निक खासकर इसमें यूज होती है। तो अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के। पहला है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये जो इंडस्ट्रीज है बहुत एम्प्लॉयमेंट देती है क्योंकि यहाँ पे मेनली वो चीजें प्रोड्यूस होती है जो कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोड्यूस होती है और साथ ही में ये बहुत से लोगों को रोजगार देती है क्योंकि ज्यादातर लोग उस समय पर पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा स्किल्ड नहीं थे, तो वो अपनी कम पढ़ाई लिखाई में भी या बिल्कुल अनपढ़ रहकर भी वो वहाँ पे काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, ये उसकी बेनिफिट थे। ठीक है, तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिले और जब ऐसी इंडस्ट्री सेटअप होगी किसी बैकवर्ड एरिया में तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? उस एरिया का विकास होगा। जैसे कि उत्तरपुर में जब इंडस्ट्री सेटअप हुई तो वो उस एरिया का विकास हुआ। पहले किच्छा वाज मोर डेवलप्ड बिफोर देन रुद्रपुर, बट व्हेन द सिटिकुल many of the factories came then it has become now more developed. Second is need for protection from the big firms. ये जरूरी था कि इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बड़ी फर्म्स यानी कि ऐसी फर्म्स जो कि ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करती हैं उनसे प्रोटेक्शन दी जाए। कैसे प्रोटेक्शन दी जाएगी? इन इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स को रिजर्व करके, यानी कि जो प्रोडक्ट्स ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करेंगी वो प्रोडक्ट्स लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये इनके लिए ही रिजर्व रहेगा। इस तरीके से सरकार ने जो है इनको प्रोटेक्शन दिया रिजर्वेशन करके। दूसरा वेरियस कंसेशंस, बहुत से कंसेशंस दिए, जैसे एक्साइज ड्यूटी, बैंक लोन्स काफी कम रेट पर, और खासकर अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया में ये इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो आपको वहाँ पर बिजली भी कम रेट पर मिलेगी, जमीन भी सस्ती मिलेगी और रोडवेज, रेलवेज ये सब भी वहाँ तक जो है सेटअप करा जाएगा। तो ये सारे कंसेशंस के साथ में सरकार ने इन इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए ये बेनिफिट दिए
investors. Now this is question number 11 in Indian economy, NCERT question number 11. Okay. What is sectoral composition? बेटा sectoral composition वो होता है यानी कि हर एक सेक्टर, मेनली 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर. एग्रीकल्चर यानी कि जहाँ पर ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल यानी कि जहाँ पर की रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा जाता है, और सर्विस सेक्टर यानी कि जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है, वहाँ से पैसा कमाया जाता है. तो ये कहलाता है सेक्टोरल कॉम्पोजिशन. So the next question is it necessary that the service sector should contribute maximum to the GDP of an economy? Should contribute, जरूरी नहीं है ऐसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए ना, सभी सेक्टर्स को बराबर करना चाहिए, खासकर तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है जब रॉ मटेरियल फिनिश गुड से प्रोड्यूस में चेंज होगा ना, तो रोजगार भी मिलेगा और हम अपने आप में मजबूत भी होंगे. जैसे चाइना है ना, वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर सामान सस्ता है, इसलिए आज वो हर एक देश से आगे है, वर्ल्ड लीडर है वो प्रोडक्शन में, गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट्स में वर्ल्ड लीडर है वो. लेकिन 1990 के बाद से सर्विस सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेबर हमारी बहुत स्किल्ड है, जो आपने पॉइंट पढ़ा था आउटसोर्सिंग में, हमारी लेबर बहुत स्किल्ड लेबर है, चीप लेबर है, और आईटी सेक्टर ने हमारे यहाँ बहुत डेवलपमेंट किया है. इसलिए आउटसोर्सिंग की वजह से यहाँ पे सर्विस सेक्टर ने 1990 के बाद से बहुत ज्यादा तरक्की करी है, और अब बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में सर्विस सेक्टर का. बहुत से लोगों को रोजगार मिला है सर्विस सेक्टर में आउटसोर्सिंग की वजह से, क्योंकि यहाँ पे स्किल्ड और चीप लेबर होने की वजह से, और जो ये आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा काम करता है, उसकी वजह से बहुत सी विदेशी कंपनियां यहाँ से अपनी सर्विसेज को आउटसोर्स करती हैं, परचेज करती है. इसीलिए जो यहाँ पे सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है जीडीपी में. सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया ऑफ इंडिया का मतलब ये, जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे सिस्टमैटिकली हर चीज को खत्म किया. जैसे सबसे पहले इंडस्ट्रीज को खत्म करते गए ना, यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज थी उनको भी रॉ मटेरियल नहीं मिलता था, ना ही पैसा मिलता था, और ना ही कोई ये नई इंडस्ट्रीज सेटअप होने देते थे, खुद भी नहीं करते थे. तो यहाँ पे सबके सब इंडस्ट्रीज को खत्म किया. फिर दूसरी बात, यहाँ पे उन्होंने सबका सब रॉ मटेरियल अपने देश में भेजना शुरू किया, और जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी ना, उनके ऊपर इन्होंने हैवी टैक्सेस लगाए, ताकि उनकी डिमांड भारत में भी खत्म हो जाए और विदेशों में भी खत्म हो जाए. कि अगर वही डिमांड चलती रहेगी तो उनका सामान कैसे बिकेगा जो उनकी इंडस्ट्रीज में वहाँ पे इंग्लैंड में बन रहा है. तो उन सभी इंडस्ट्रीज को फ्लरिश, अपनी इंडस्ट्रीज को फ्लरिश करने के लिए उन्होंने यहाँ पे हर एक चीज को जो है अपने फायदे के लिए यूज करते गए. जैसे यहाँ पे पोर्ट सेटअप करे ताकि यहाँ से रॉ मटेरियल जा सके, रेलवे सेटअप करे ताकि जो है गाँव से अलग अलग इंडिया के एरिया से जो है ये रॉ मटेरियल को लेकर के पोर्ट्स तक पहुंचाए, और वहां से ये अपने देश में जाए. सुएज कैनाल भी जो है इसीलिए करा गया था क्योंकि वो रास्ता छोटा पड़ता है इनके देश में सामान पहुंचाने के लिए. और जब ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को उन्होंने खत्म किया हैवी टैक्स लगा करके, तो क्या हुई, वो एक्स्ट्रा लेबर फोर्स, वो सबके सब लोग बेरोजगार हो गए, अब उनके पास खाने को भी नहीं बचा. तो उन्होंने क्या किया, फिर वो सब लोग भी किसमें शिफ्ट हुए, एग्रीकल्चर में शिफ्ट हुए, और एग्रीकल्चर के हालात और खराब हो गए. यानी कि वो जैसा चाहते थे वैसे उनको यूज, क्योंकि लेबर बढ़ गई, सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड उतनी लेबर की है नहीं ना, तो आप जैसा चाहते थे ये लोग जमींदार लोग वैसे यूज करते थे, क्योंकि हर किसी को काम चाहिए ना. बेचारे अपनी कमाई में से गिफ्ट भी देते थे, अपने घर में खाने को नहीं है लेकिन तब भी उनको जो है उपहार दे करके आएंगे. तो इस तरीके से उन्होंने भारत के लोगों की कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट करते गए, और जो है फिर उसमें हर चीज को अपने अकॉर्डिंग यूज किया. भारत के लिए बिल्कुल कुछ भी रिसोर्सेज छोड़े, कोई बेनिफिट नहीं किया भारत का. और जब उन्होंने देखा कि सबका सब कुछ यहाँ से खत्म हो चुका है, तो वो इस देश को 1947 में छोड़ करके चले.